अब तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में खत्म कर दिया है और अब हम पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि मेटलर्जी वाले पोर्शन को। यार ये जो पोर्शन है ना, इसको आप क्लास 12th में एकदम डिटेल में, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वो पढ़ने वाले हो क्लास 12th के अंदर। मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर आएगा, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड ऐसे करके एक चैप्टर आएगा, देखना उसको। 12th में देखना, अभी मत देखना, ठीक है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। जितना अभी बोल रहे हैं ना, सिर्फ उतना याद रखो 10th क्लास के लेवल पे। और इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहले हमें यह समझना होगा यार मेटलर्जी मतलब क्या होता है, और हम क्यों अब खदान में जो मेटल्स है उसको ढूंढने जा रहे हैं, क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं। तो अब ध्यान समझना, मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल ये है कि मान लो कोई मतलब नेचुरल तरीके से कोई इंसान पाया जाता है, नेचुरल तरीके से पाया जाएगा इंसान, है ना। तो इंसान नेचुरल तरीके से पाया जाएगा, मतलब उसका जन्म हुआ नेचुरल तरीके से, तो उसको बोलो मिनरल, दैट इज मिनरल, नेचुरल तरीके से पाया गया। अच्छा, अब वो बंदा अगर आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया, मान लो सेम बंदा, मान लो बंटी है, बंटी जो है आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब बंटी जब प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो प्रॉफिटेबल वैल्यूएबल उस जगह के लिए, उस दुनिया के लिए वैल्यूएबल हो गया, यानी बहुत काम का हो गया। वो पहले नेचुरल तरीके से था, लेकिन अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी कुछ ऐसी चीज है फालतू की जो हमें पसंद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर में बहुत सारी चीजें, इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों चलती है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि उनमें कुछ बेकार चीज भी है। तो अगर ऐसा है तो वो जो नेगेटिव चीज है उसको साइड में करो। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। जो वो नेचुरल था बंदा, उसको मिनरल कहते हैं, एग्जांपल में थ्रू समझा रहा हूँ। वो मिनरल है जो नेचुरल तरीके से पाया गया, जो बचपन में था। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो प्रॉफिटेबल है, वैल्यूएबल है। अगर वो बहुत काम का है तो उसको हम कहेंगे दैट इज और, ORES, और, दैट इज और। एंड अगर मान लो कि उसकी जो बेड क्वालिटी है उसको मैं साइड करूं, तो जो बेड क्वालिटीज उसके अंदर है ना, जो उसके अंदर गंदगी है जो भी, उसको हम कहते हैं गंगू, गंगूनी गैंग गैंग कहा जाता है उसको। तो तीनों डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि और क्या होता है, गैंग क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, पहले समझो। एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो कि नेचुरल में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट मतलब, अरे यार अर्थ क्रस्ट यानी ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर जो लेयर्स हैं, इसके ऊपर जो भी पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मिनरल्स। सिंपल सी बात है। अब ये ओर्स क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो किसी काम के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, बिजनेस कर सकते हैं उससे हम, प्रॉफिटेबल है। दोज मिनरल, वो वाले मिनरल जो कंटेन करते हैं बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कुछ पर्टिकुलर मेटल उसमें होता है, और प्रॉफिटेबली उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आप उसको निकालो, उस मिनरल्स को निकालो, तो बहुत फायदेमंद है वो मिनरल। मतलब मिनरल्स बहुत सारे हैं, बट कुछ मिनरल ऐसे जो फायदेमंद है, जो बहुत काम के, प्रॉफिटेबल है, बिजनेस कर सकते हैं, आगे उसको बेच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी काम का है, प्रॉफिटेबल अगर है, दैट इज और। अच्छा, अब उसमें फालतू की चीजें भी है, इम्प्योरिटीज है, कुछ फालतू की चीजें। इम्प्योरिटीज है जैसे हो गया रेत, हो गया मिट्टी, हो गई, ये सारी चीजें उस पर चिपकी हुई होती है, तो उसको हम कहते हैं गैंग, दैट इज गैंग। तो गैंग और ये सारी चीजें, मिनरल्स, सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन आ सकती है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है ना, जो आपने याद कर रखी है, उसी से मैं आपको याद करवाऊंगा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यार ध्यान से सुनो, मैं आपको एक कोड दे रहा हूं। कोड क्या है? कोड है 5-3-5। इस कोड का मतलब क्या है? तो यार इस कोड का मतलब ये है कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में 5 एलिमेंट है, और जो मिडल में उसमें 3 है, और जो लो वाले में उसमें 5। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूं। शुरू के 5 कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, 1 2 3 4 5, ये भी है, एल्यूमिनियम भी है। तो ये शुरू के जो 5 है ना, ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। फिर उसके बाद अगला कोड क्या है? 3। तो ये जो 3 है ना, ये मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, बीच में। अच्छा, ये तो हमें दिख रहा है, इसमें क्या नहीं बात है? अरे सुनो ध्यान से, अगला क्या है? 5। तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो मेटल थोड़ी ना है वो। फिर उसके बाद इसमें जो भी बच गए 1 2 3 4 5, यहाँ प्लेटिनम तक जो भी 5 बचे हुए हैं, ये लो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव इसका मतलब समझ रहे हो? रिएक्टिव यानी ऐसे समझो कि गुस्से करने वाला है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्शंस कर जाता है फटाफट।
ऑक्सीजन अगर इसके आसपास रखी होगी ना, ये ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा फटाफट। यानी इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, मान लो सोडियम है तो सोडियम में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो Na2O बन जाएगा। इन सब में ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब वो अब रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव इन द सेंस कि अब अकेला नहीं रहने वाला, रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट कर चुका है, रिएक्शन कर चुका है, हाईली रिएक्टिव यानी रिएक्शंस कर चुका है। और रिएक्शन करने के बाद क्या वो सिंगल रहेगा? नहीं, वो तो डबल हो जाएगा, शादी हो चुकी है इसकी। तो ये जो है ये रिएक्टिव है, यानी कि ये कंबाइंड स्टेट में रहता है। कंबाइंड स्टेट रिएक्टिव पता नहीं क्या, अरे सिंपल सी बात है यार, लिथियम अकेला नहीं है, सोडियम अकेला नहीं है, पोटेशियम अकेला नहीं है, तन्हाई में अकेले नहीं जीते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ रहेंगे, कैसे भी ये रहेंगे, मतलब अकेले तन्हाई में नहीं जीते, सिंपल सी बात है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, फ्री मेटल्स के फॉर्म में नहीं मिलते। अच्छा, जो मिडल रिएक्टिविटी से जो मिडल में जिंक, फेरस और लेड, ये जो मिडल में, इनकी खास बात ये मॉडरेटली एक्टिव है, ये तो पता है क्योंकि मिडल में तो मॉडरेटली एक्टिव होंगे ना। तो ये जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं ना, वो 3 फॉर्म में मिलते हैं। किस किस फॉर्म में मिलते हैं? ये मिलते हैं कॉस के फॉर्म में। नाउ व्हाट इज कॉस? कॉस यानी वो साइन कॉस टेन से याद रखना। कॉस, कॉस यानी कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फेट। कार्बोनेट के फॉर्म में या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में या सल्फाइड के फॉर्म में। क्या बोला मैंने? या तो ये मिलेंगे कार्बोनेट के फॉर्म में, या मिलेंगे ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या मिलेंगे सल्फाइड के फॉर्म में। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ा होगा, सल्फाइड यानी सल्फर जुड़ा होगा, कार्बोनेट यानी CO3 जुड़ा होगा। इस फॉर्म में मिलता है ये, इसकी ये खास बात है। कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि सिंगल मिल जाए कि भाई सिंगल ये भी दुनिया में रह रहा है ना, मिडल वाला जो बंदा है वो भी ऐसा नहीं है, सिंगल में नहीं रहता ये। अब बात करते हैं इसके जो नीचे है बेचारे, इनका क्या भाई? ये लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी ये किसी से रिएक्ट नहीं, किसी से पंगे नहीं लेते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, अपनी सिंगल मस्त जिंदगी जी रहे एकदम सिंगल। इनको कोई डबल नहीं करना, कोई शादी वादी नहीं करनी, कि सिंगल रह रहे हैं आराम से। सिंगल अगर रहते हैं तो यानी कि ये लिखा हुआ है देखो, जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में लीस्ट रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, यानी सिंगल मिल जाएंगे, अकेले अकेले मिल जाएंगे, अकेले अकेले पार्टी करते हैं, बैचलर लाइफ है इनकी, ऐसा होता है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन, कॉपर और हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन यानी मरकरी, कॉपर, मरकरी और जो हमारे पास सिल्वर है, इन तीनों की खास बात यह है भाई साहब, वैसे तो चक्कर नहीं चलाएंगे तो सिंगल रहते हैं, बट अगर इनको कोई ऑफर आए ना, बोले ओ भाई प्लीज बन जाना मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा ऐसे करके तो स्टाइल में अगर बोला तो हाँ बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा, वैसे तो मेरी जिंदगी में कोई नहीं था बट अब मैं बनूंगा, कोई बात नहीं, बनने के लिए तैयार है। तो खुद जबरदस्ती रिलेशनशिप में कोई मतलब आ रहा है ना उसके पास, तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है तैयार हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो बंदे हैं, कॉपर, मरकरी और ये सिल्वर, फ्री स्टेट में भी रहते हैं, सिंगल जिंदगी भी जी रहे हैं, और साथ ही साथ कंबाइंड स्टेट यानी शादी करके भी जी रहे हैं। इनकी मर्जी है, ये दोनों तरह से जीते हैं। और अगर ये शादी करेगा तो किससे? ऑक्साइड से करेगा या सल्फाइड से करेगा। भाई कमाल है, मस्त जिंदगी है ना, बैचलर लाइफ, मतलब दुनिया वालों को दिखा रहे हैं बैचलर लाइफ और अंदर ही अंदर चाह रहे हैं कि हम डबल हो जाए। अब हम ना एक एक करके बात करेंगे कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी उसको मेटल प्योर फॉर्म में कैसे बनाया जाता है शुरू से, मतलब अर्थ क्रस्ट से निकालने से लेकर के प्योर फॉर्म में लाने तक क्या क्या हमने किया वो सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वालों को कैसे करते हैं, फिर देखेंगे सबसे ऊपर जो होता है उसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो होते हैं उसका। तो यार इनकी बात पता है, याद है इनके बारे में कुछ, कि ये ना फ्री स्टेट में रहते हैं, है ना, ये हमने देखा था, क्योंकि लो रिएक्टिव है, रिएक्टिव ही नहीं है यार, ये तो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शन ये था, मैंने बोला कि ये जो तीनों है, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये तीनों, ये वही जो बैचलर लाइफ वाली जो नहीं है, मतलब फिर उसका डबल भी हो सकते हैं, इनकी मर्जी है, एज वेल एज लिखा था वहां पे, है ना, तो डबल भी हो सकते हैं, यानी कि ये अपनी शादी कर सकते हैं। तो कॉपर, मरकरी और जो सिल्वर है, तो इनका एक्सट्रैक्शन हम देखने वाले। और इसमें एनसीईआरटी में आपके दो ही एक्सट्रैक्शन दे रखा है, एक तो आपका मरकरी का दे रखा है, एक कॉपर का दे रखा है। तो यार इसमें होता क्या, ध्यान से सुनना, जो सल्फाइड है ना उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं, फिर ऑक्साइड को हम हीट करके मेटल्स में चेंज कर देते हैं। मान लो मेरे पास सल्फाइड है, बड़ा सिंपल सा यार, सल्फाइड है, उसको मैंने क्या करा, ऑक्साइड में चेंज कर दिया। अब कैसे करा वो मैं बताऊंगा आगे कभी। फिर उसके बाद मैं उसको गर्म कर दूंगा, और गर्म करने के बाद मेरे को एक मेटल मिल जाएगा, जो भी मेटल चाहिए होगा, लो रिएक्टिविटी में जितने मेटल है सब ऐसे मिलेंगे। पहले बात करते हैं सिनाबार की। जो HGS है ना, मरकरी, HGS के फॉर्म में पाया जाता है। मैंने बोला ना कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है ये, तो ये कंबाइंड स्टेट में जब मिलता है तो HGS के फॉर्म में मिलता है, और HGS को हम सिनाबार भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज सुनो अब ध्यान से। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि सल्फाइड को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। तो स्टेप 1 में मैं सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये इसका ऑक्साइड है।
फिर उसके बाद मुझे मिलती है SO2 गैस, ये गैस है, दिस इज गैस। इसको बैलेंस आप कर सकते हो, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, बैलेंस आप कर लेना। अब देखो ये जो ऑक्साइड मेरे पास है ना, इस ऑक्साइड को मैं गर्म करूंगा और मेटल में चेंज कर दूंगा, तो मेटल आ गया मेरे हाथ में और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, ठीक है। यही चीज जो मैंने यहाँ बोली वही चीज यहाँ कर दी। अब ये जो कॉपर ग्लांस है Cu2S, कॉपर जो है सल्फर के साथ जब होता है तो कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं कॉपर ग्लांस। नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कॉपर ग्लांस कौन सा, इनमें से ऑप्शन दे देंगे Cus, Cu2S, ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और आपको Cu2S ढूंढना होगा उसमें। तो कॉपर ग्लांस जो है वो मैं क्या करूंगा, जो ये Cu2S है ना, सल्फाइड है, ये सल्फाइड को मैं चेंज करूंगा ऑक्साइड में, यानी कि मैं इसको बनाऊंगा Cu2O, ओके, और मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग मिल जाएगी। अब इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है उसको मैं गर्म नहीं करूंगा, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, गर्म करने वाला, बट मैं गर्म नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको ये स्टेप याद रखना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हम क्या करेंगे, जो ये कॉपर ऑक्साइड मेरे हाथ लगा है ना, ये कॉपर ऑक्साइड, इसको मैं लूंगा और इससे ये थोड़ा सा भी बचा हुआ होगा, इससे मैं रिएक्ट करवाऊंगा। जब मैं इसे रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे कॉपर मिल जाएगा और मुझे सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी अलग से। तो ये जो स्टेप 2 है ना, इसका याद रखना, क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि यार गर्म कर रहे हैं तो इसको भी गर्म ही कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसको गर्म नहीं करना है। ये जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, इसको याद मत करो, ऐसे बता रहा हूं मजे में, दिस इज कपलिंग रिएक्शंस। तो स्टेप्स क्या है वो आपको बताना चाहिए। लॉ ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। जो सिनाबार है, HCS को ऑक्साइड में चेंज किया, फिर ऑक्साइड को मैंने मेटल में चेंज किया, अच्छा कॉपर ग्लांस को मैंने सल्फाइड से ऑक्साइड में, ऑक्साइड की रिएक्शन फिर इससे कराई वापस से, तो मुझे मेटल मिल गया कॉपर और SO2 गैस मिल गई। जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिड में है ना, उसको देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट की, जिंक, फेरस और प्लम्बम, लेड इसको कैसे हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है उसको देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना यार, कुछ नहीं, आपको ये पता है कि जो मिडल में है वो कॉस के फॉर्म में पाया जाता है, कॉस कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ये चीज पता है। अब अगर ऑक्साइड के फॉर्म में, पहले देखते हैं कार्बन और सल्फाइड के फॉर्म में, तब क्या, कार्बन और सल्फाइड के फॉर्म में अगर है, या तो सल्फाइड या कार्बोनेट है, उसके फॉर्म में अगर है, कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में अगर है, तो हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो ऑक्साइड है उससे डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे आगे देखने वाले एग्जांपल के थ्रू। ध्यान से सुनना, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तब तो सीधा इस वाले स्टेप को कर देना, अगर कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में है तब हमें इसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, एक चीज है, दो टर्म आते हैं यहाँ पे, एक आता है रोस्टिंग, रोस्टिंग वो नहीं जो कैरी मिनाटी कर रहा है, रोस्टिंग, और एक आता है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये ध्यान से सुनना। हीटिंग सल्फाइड ओर्स स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जो सल्फाइड का ओर है ना, ध्यान सुनना, याद हो जाएगा, सल्फाइड में S आ रहा है और रोस्टिंग में भी S आ रहा है, तो S इसमें भी, यानी सल्फाइड, जो सल्फाइड है ना, सल्फाइड के ओर को, सल्फाइड के ओर को, यानी सल्फाइड मतलब किसी में सल्फाइड जुड़ा हो, बस वही सल्फाइड अगर किसी में जुड़ा है, सल्फाइड का जो ओर है उसको मैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट कर दूं। स्ट्रांगली यानी आप ऐसे कह सकते हो कि एक्सेस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन एकदम बहुत तगड़ी, बहुत जमा करके एकदम तगड़ी ऑक्सीजन दे रखी है, अगर ऐसा है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन अगर ऐसा है, मान लो ये देखो सल्फाइड है जिंक का, क्योंकि ये मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज से उठाया ना मैंने, तो जिंक का सल्फाइड उठाया, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, इससे जब मैं रिएक्ट करा रहा हूं इसको, तो ये बर्न जैसा होगा, इसको मैं रिएक्ट कराऊं तो मुझे यहाँ पे मिलने वाला है जिंक ऑक्साइड प्लस में SO2 गैस रिलीज होगी। अब आपको ये भी याद रखना है कि रोस्टिंग में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो भाई अगर रोस्टिंग में S यानी सल्फाइड, तो ऑटोमेटिकली सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी, सिंपल सी बात है। अब मुझे ये मिल चुका है, ठीक है, मान लो ये जो जिंक है, जिंक जो भी सल्फाइड के फॉर्म में, अगर ये सल्फाइड के फॉर्म में ना होकर के कार्बोनेट के फॉर्म में होता तब, यानी जिंक अगर मुझे ऐसे मिल रहा होता तब, क्योंकि भाई जिंक तो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है ना, सल्फाइड के फॉर्म में मिला तो हमने ऑक्साइड में चेंज कर दिया, कार्बोनेट के फॉर्म में मिला तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीट करना है इसको, कार्बोनेट और को, कार्बोनेट और को मैंने हीट करा, डबल ट्रायंगल का निशान लगाया, और स्ट्रांगली हीट करेंगे, बट शर्त यह है कि जो एयर है वो लिमिटेड होगी, यानी उसमें तगड़ी ऑक्सीजन, तगड़ा एयर दे रहे थे, तगड़ी हवा दे रहे थे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे एकदम लिमिटेड, ले छोटा सा चुन्नू सा पकड़ ऑक्सीजन, चल आगे अब रिएक्शंस कर, इसको बर्न करा तो क्या होगा, मेरे को मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी वो है CO2। देखो कैल्सिनेशन में C वर्ड आ रहा है और कार्बोनेट में भी C वर्ड आ रहा है, इसमें कहीं C वर्ड दिख रहा है, नहीं है, तो S यानी सल्फाइड और को हीट करना,
इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये कैल्सिनेशन का मतलब होता है, कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट और को हीट करना लिमिटेड एयर के साथ, थोड़ा सा एयर के साथ। तो अब ध्यान से देखो, मुझे ऑक्साइड मिल चुका है, चाहे मेरे पास सल्फाइड था तब भी मैं ऑक्साइड लेकर के आ गया उससे, वो रोस्टिंग करके। और अगर मेरे पास कार्बोनेट था ना तो मैंने कैल्सिनेशन कर लिया। मतलब डिपेंड करता है ना कि अगर सल्फाइड दे दिया तो मैं कर लूंगा रोस्टिंग, जिंक सल्फाइड तो रोस्टिंग, अगर कार्बोनेट के फॉर्म में दे दिया तो ले बेटा मैं तो कैल्सिनेशन कर लूंगा। अल्टीमेटली पहुंचना तो मुझे जिंक ऑक्साइड तक ही है। अच्छा, अब जिंक ऑक्साइड तक पहुंच गए ना, तो अब क्या करना है, इससे, इसमें ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को निकाल के साइड करना पड़ेगा, तभी तो जिंक मिलेगा। सिर्फ हमें तो सिर्फ जिंक चाहिए, जिंक मेटल चाहिए हमें सिर्फ, बस ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसके साथ जुड़ा हुआ कि ऑक्सीजन जुड़ा, मतलब हमें जिंक सिंगल चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसमें, अगर ऑक्सीजन को निकाल दूं, ध्यान से सोचना, ऑक्सीजन को निकालना, अगर डालता ऑक्सीजन को तो बोलता ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन। यानी कहीं ना कहीं मुझे जिंक ऑक्साइड का, ZnO का रिडक्शन करना होगा, ऑक्सीजन को निकाल फेंकना होगा बाहर। तो क्या करूं मैं, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो इसको रिड्यूस कर सकता है। अब जो इसको रिड्यूस करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए चैप्टर 1 में मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट समझाया था। देखो, जिंक ऑक्साइड को ऑक्सीजन बाहर निकाल फेंकना है अपना, तो ऑक्सीजन इसका बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ये ऑक्सीजन इसका बाहर निकल गया। बट ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन ले लेगा, तो जो कार्बन है वो इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। अगर ऐसा इसने किया तो इसने क्या करा, कार्बन तो बगल में, उसने क्या करा, उसने रिड्यूस करा। तो कार्बन क्या है, कार्बन यानी कोक भी बोल सकते हैं आप, वो है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने इसको रिड्यूस कर दिया। यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन आया, अब मुझे जिंक कैसे मिलेगा, मुझे मेटल कैसे मिलेगा, एकदम अच्छा खासा मेटल कैसे मिलेगा मेरे को, मुझे मेटल ऐसे मिलेगा कि मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली कार्बन को यूज करते हैं, जिसको हम कॉक भी बोलते हैं। अब क्या करा, मेटल ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करना यानी ऑक्सीजन को निकालना, किसकी हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, जो कि कार्बन है यानी कॉक है। तो अब मुझे जिंक जो है, मेटल जिंक, वो मिल चुका है। अभी हम कार्बन को यूज कर रहे थे रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, यानी जिंक ऑक्साइड जो उसको जिंक में कन्वर्ट करना था, तो कार्बन को यूज कर रहे थे। अब ये जो प्रोसेस मैंने करी है ना, जरूरी नहीं कि हमेशा रिडक्शन करना पड़े, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकता हूँ। क्या लिखा हुआ है, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल से। यानी इसका मतलब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो MnO2 है और मुझे यहाँ से Mn चाहिए, मैग्नीज चाहिए। अगर मुझे मैग्नीज चाहिए, मैग्नीज मिलेगा मुझे, बट कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना किस तरह से मिलने वाला है। एल्यूमिनियम एक काम करने वाला है, वो ऑक्सीजन के साथ आने वाला है। यानी देखो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है कि मान लो दो जने की दोस्ती थी, तगड़ी वाली पक्की दोस्ती एकदम, तो दूसरा वाला जो बंदा है उसको हटा करके वहां पे खुद आ गए, क्योंकि हम हैंडसम है, हम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम वहां पे आ गए। तो ऐसा अगर हुआ तो एल्यूमिनियम क्या करेगा ना, वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, और जब वो ऑक्सीजन के पास आएगा तो वो Al2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये तो इसके पास आ गया, मैग्नीज जो है अकेला इधर दिख रहा है हमें, यानी कि ये अलग से मेटल के फॉर्म में बन चुका है, निकल गया, मेटल हमारा निकल गया, और ये Al2O3 साइड में है। ये जो मेटल है ये सॉलिड फॉर्म में हमारा निकल चुका है, और ये Al2O3 ये सॉलिड फॉर्म में। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लगा दो, ताकि ये 3 दूनी 6, ये 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर मैं 6 ऑक्सीजन कर दूं, इधर मुझे एल्यूमिनियम में 4 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 3। तो अब ये बैलेंस हो चुका है। यानी हमने क्या करा है, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यूज किया, मैग्नीज को हटा दिया और एल्यूमिनियम आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब इसमें कमाल की चीज होती है कि यार हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है हीट। मतलब हीट तो चाहिए ठीक है, लेकिन जितनी चाहिए उससे ज्यादा रिलीज कर देता है। मान लो इसने एनर्जी दी 5 जूल की, 5 जूल की एनर्जी दी, बट रिलीज करी 30 जूल की एनर्जी, तगड़ी वाली एनर्जी निकाली। तो अगर ओवरऑल एनर्जी निकली, यानी कि 5 दी और 30 निकला, तो ओवरऑल निकला जब एनर्जी, दैट इज ज्यादा एनर्जी निकली, दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ओके, वेरी नाइस। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने मैग्नीज डाइऑक्साइड को, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर दिया ना, ऑक्सीजन गायब कर दिया। देखो इसका ऑक्सीजन, इस वाले का ऑक्सीजन गायब कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये खुद ऑक्सीडाइज होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है चैप्टर 1 में कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है खुद ऑक्सीडाइज होता है। देखो खुद ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है इसीलिए।
दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, हाँ ठीक है, ये चीज समझ आए कि बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इसमें से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो हीट जो जितनी ज्यादा गर्माहट प्रोड्यूस हो रही है इतनी ज्यादा होती है वो हीट कि जो मेटल है ना, जो मेटल वो जो बनता है ना तो वो मोल्टन स्टेट में बनता है, यानी मेटल सॉलिड स्टेट में नहीं बनता, मोल्टन स्टेट में बनता है। इतनी ज्यादा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन का एग्जांपल, मान लो मेरे पास आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मैं यूज कर रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, है ना। तो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी मेरे को मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मिल गया और मुझे आयरन मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रिएक्शन है, सेम ऐसी ही रिएक्शन यहाँ भी हुई है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आयरन हमें मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, पिघला हुआ, मतलब एकदम पिघला हुआ आयरन मिलने वाला है, मोल्टन फॉर्म में मिलने वाला ये मेटल, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। इसको बैलेंस करना है तो 2 एल्यूमिनियम इधर है, इधर भी 2 है, ठीक है ये बैलेंस है। 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 है, 2 इधर आयरन है, इधर 2 आयरन कर दो, ठीक है अब ये बैलेंस हो चुका है। तो ये जो रिएक्शन है ना, मतलब मोल्टन स्टेट में यहाँ पे हमें आयरन मिल रहा है, यानी इसको आप समझ सकते हो कि पिघला हुआ लोहा मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, मान लो दो, कोई लोहे का टुकड़ा है मेरे पास, लोहे का टुकड़ा है दो, और उसके बीच में गैप है, और मुझे इस गैप को फिल करना है, यानी इस गैप में मेरे को लोहा डालना है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने लोहा नहीं डाला तो मैं उसके उठाऊंगा, ये दो हो गए ना अलग अलग, मतलब इसके टुकड़े हो चुके हैं। तो अगर मुझे इन दोनों लोहों को जोड़ना है, दोनों लोहे को जोड़ना यानी वेल्डिंग करना, वेल्डिंग करने की प्रोसेस होती है दोनों लोहे को जोड़ना। मान लो आपके घर में गेट लगाना है, लोहे का गेट लगाना है, तो वो जो गेट का जो कब्जा होता है उसके अंदर, गेट के जो दरवाजे के अंदर वहां पे हम लगाते हैं, है ना। उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करना क्या होता है, वेल्डिंग करना बेसिकली प्रोसेस होती है कि पिघला हुआ आयरन वहां पे हम बीच में डाल देते हैं, यानी ये जो जगह है ना यहाँ पे मैं पिघला हुआ आयरन डाल दूंगा। अगर मैंने यहाँ पिघला हुआ आयरन डाल दिया तो यह पूरा आयरन का एक रोड बन गया अच्छा खासा, है ना। यानी अब उसके जो दो टुकड़े थे वो सिंगल एक आयरन बन गया। यानी अगर सपोज ट्रेन की पटरी है वो बीच में से टूट गई और मुझे ट्रेन की पटरी को जोड़ना है, तो अगर मैं ये वाली रिएक्शन वहां करवा दूं, ये वेल्डिंग करते हैं वो वाली रिएक्शन है, अगर वहां ये रिएक्शन करा दूं तो जो ट्रेन की पटरी है वो जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि मोल्टन फॉर्म में है ना आयरन, वो उसके बीच में फंस जाएगा, पानी पानी जैसा फंस जाएगा, और थोड़ी देर सूखने के बाद वो आयरन बन जाएगा। तो इसीलिए इसको वेल्डिंग के रूप में यूज किया जाता है। और इस रिएक्शन का एक प्यारा सा नाम है, इसका नाम है थर्मिट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इनफैक्ट चैप्टर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो मैंने आज ही लाइव क्लास में लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शंस का, वहां पे आप जाकर के देखोगे तो भाई साहब ये क्वेश्चन सेम एज इट इज उठ के आया है, रिएक्शन उठ करके आई है। क्या है कि थर्माइट रिएक्शन जो है ना, वो उसकी जो रिएक्शन है केमिकल बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए कहा है उन्होंने। सोच लो चैप्टर 1 में पूछ लिया इन्होंने ऑलरेडी थर्माइट रिएक्शन। तो यार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग पे यूज किया जाता है, या मशीन पार्ट जो है वो क्रैक्ड हो गया यानी टूट गया, मशीन का थोड़ा सा हिस्सा बीच में से टूट गया तो उसको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, या रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो थर्मिट रिएक्शन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में थे उसकी बात करते हैं थोड़ा। तो वो कौन कौन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है ना। शुरू के कौन से थे, 5, क्योंकि कोड मैंने क्या बताया था 5 3 5। तो उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो यार वो जो है ना ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करने नहीं वाले, क्योंकि वो तो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वाले एग्जिस्ट करते हैं ना। कॉस के फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज वाले। जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है वो मान लो NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सोडियम का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो वो NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो उसको जो NaCl है वहां से मुझे मेटल निकालना है यानी Na को निकालना है। तो कैसे निकालूं, ये सवाल उठता है मेरा दिमाग में कि क्या करूं। तो यार ध्यान से सुनना, हम ये सोच रहे हैं कि मान लो कि NaCl है मेरे पास, NaCl है, तो मैं क्या करूं कि NaCl का रिडक्शन करवा दूंगा, मैं किसी से रिडक्शन करवा दूंगा। इसकी जब मैं रिडक्शन कराऊंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा Na अलग हो जाएगा और Cl। बट ऐसा नहीं कर सकते इसमें यार, बाकी में कर रहे थे आप कि सीधा रिडक्शन करवाया और निकाल लिया, ऑक्साइड मिलने का रिडक्शन। मतलब अगर मान लो आपने इसका ऑक्साइड ले भी लिया, बोला ओए अब तो तू ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ऑक्साइड से ना मैं ना कार्बन का रिडक्शन कराऊंगा और मैं ना तेरे को निकाल करके अलग कर लूंगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, तो मेटल यहाँ पे निकल जाएगा। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि किसी भी तरह से मैं इसको ऑक्साइड में चेंज कर दूं,
फिर उसके बाद मैं कार्बन से रिडक्शन करा दूंगा और काम हो जाएगा। बट ध्यान से सुनना, बड़ी कमाल की चीज है यहाँ पे। वो बात ये है कि यार ये ना, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को ले ही नहीं पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना। अगर कोई ऐसा है रिलेशनशिप में, कोई ऐसा बंदा है, सोचो किसी की ऐसे बोल, रिलेशनशिप में ऐसा कहा जाता है, मतलब रिश्तों में कि जितनी मतलब शादी को जितने साल हो जाते हैं ना, उनका अलग होना उतना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपका दोस्त है जो अभी तक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या फर्स्ट क्लास से आपके साथ है, तो यार उससे दोस्ती टूटना बहुत मुश्किल है। अगर वो अभी तक आपके साथ है तो उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकते आप। और जब ये पैदा हुआ था ना सोडियम, तो ये ना रिएक्टिव है। रिएक्टिव है तो ये Na2O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। पैदा होते ही इसने रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से दोस्ती कर ली। जब से बचपन से ऑक्सीजन इसके साथ है, तो अब वो ये बोलेगा कि चाहे दुनिया की कोई सी भी ताकत आ जाए, चाहे कार्बन क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अपना ऑक्सीजन उसको नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। इसका मतलब कि जो सोडियम है ना, उसको ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार है, उसकी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा एफिनिटी है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि कार्बन जो है कैन नॉट रिड्यूस, कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता यार। रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन निकाल के फेंक देना, दिस इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। कैसे दोस्ती तोड़ देगा? बचपन की दोस्ती है तो तोड़ ही नहीं सकता। तो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये मेटल बहुत रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है और बहुत ज्यादा एफिनिटी रखते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ऑक्सीजन से, बहुत प्यार करते हैं। ये ऑक्सीजन को अपने पास ही रखेंगे। कार्बन तो अभी अभी आया जिंदगी में, आप जब उसको देखा है तो कार्बन से क्या ही प्यार होगा। यानी कि जो ऑक्सीजन है उससे ज्यादा एफिनिटी है देन कार्बन, ऑक्सीजन से बहुत एफिनिटी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में, वाई टॉप ऑफ द रिएक्टिव सीरीज में जो है उसको हम क्यों उसका ऑक्साइड बना करके उसको रिड्यूस क्यों नहीं करते? तो रीजन सिंपल सा है कि यार वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है। द मेटल्स that is top in reactivity series, affinity towards oxygen is very high, उसकी एफिनिटी, उसका प्यार ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा है, तगड़ा प्यार है, कोई नहीं इसको जुदा कर सकता। हमारे प्यार को, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, ऐसा कोई गाना है, तो वो इसको भुला नहीं सकते भाई, इसको छोड़ नहीं सकता, ऑक्सीजन निकाल के नहीं भाई, बचपन से इसके साथ है। सच मेटल्स, ऐसे मेटल को फिर आप क्या किया, आप रिडक्शन तो कर नहीं सकते यार, रिडक्शन का ऑप्शन खत्म कि ऑक्सीजन निकाल के रिडक्शन कर दो, ऐसा कोई ऑप्शन खत्म। तो हम एक काम करते हैं, जब हमें NaCl के फॉर्म में मिला था ना, हम उसी वक्त इसको अलग अलग कर देंगे। यानी हम क्या करेंगे, जो NaCl है उसको पिघला दूंगा मैं, सॉलिड के फॉर्म में मिला है मेरे को NaCl, समुद्र में नमक जो मिलता है सॉलिड के फॉर्म में मालूम मिला मेरे को, मैंने उसको पिघला दिया। पिघला के मैंने बोला बेटा अब तेरे को सोडियम निकालना पड़ेगा। मैं नहीं निकालूंगा सोडियम, लेकिन निकालना पड़ेगा तेरे को सोडियम। तो उसने बोला कि अब तुम कैसे निकालोगे? मैं तो नहीं निकालने दूंगा। तो अच्छा बेटा तेरे को करंट के झटके देता हूँ। तो करंट के झटके जब उसको दिए ना, तो हुआ ये कि इसके आयंस अलग अलग हो गए, Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब ये क्यों हुआ अलग? क्योंकि इसके बीच में ये आयनिक कंपाउंड है ना, तो Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। जो Na+ है वो है कैटायन, दैट इज कैटायन। कैटायन कैसे याद करते हैं पता है? कैटायन हमारे सर ने ऐसे याद कराया था कैटायन को कि कट आयन, मतलब ये जो आयन है इसको कट कर दो, आयन को कट कर दो, ये आयन है ये माइनस है, इसको कट कर दो तो ये प्लस हो गया। तो कटायन जो है वो प्लस होता है, कैटायन प्लस, और ये है एनायन। अच्छा, जो कैटायन है वो कैथोड पर जाएगा, क्योंकि हमें Na+ थोड़े ना चाहिए यार, हमें तो चाहिए कि हमें कैसे भी करके ना इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कैथोड पे बहुत इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम बना लेगा, और ये एनायन है, ये Cl- है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और क्लोरीन में बदल गया। बट क्लोरीन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे आपने 2 लगाया तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इधर तो 2 माइनस हो गए ना, एक माइनस पहले से था, एक और आपने माइनस लगा दिया, 2 माइनस हो गए। तो इधर क्यों एक माइनस रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 माइनस करो। तो अब ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। यानी ध्यान से देखो, अब मुझे सोडियम मिल चुका है और मुझे क्लोरीन गैस मिल चुकी है। सवाल आया एग्जाम में कि जब मैं एनोड पर, एनोड पे मतलब कौन सी गैस मिलती है, एग्जाम में सवाल है, तो क्लोरीन गैस एनोड पर मिलती है, ठीक है। और कैथोड पे हमें जो ये जो मेटल है, जो हमें प्योर मेटल चाहिए, वो हमें कैथोड पर मिल जाता है आराम से, ठीक है। तो कैथोड पे मिल गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर दी, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये है यार, यहाँ पे जो सोडियम निकला है ना, ये इतना प्योर नहीं है। मतलब अभी भी इसमें कुछ गंदगी है, कुछ गैंग पार्टिकल्स है, इसमें गंदगी बहुत सारी है। तो इस गंदगी को जब मैं निकालूंगा तभी तो मुझे प्योर सोडियम मिलेगा। तो ये प्योर सोडियम कैसे मिलेगा, इसको हम देखने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको एसिड बेस एंड साल्ट देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वाले एपिसोड में फिनिश हो जाएगा।